हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्याप्त प्रतिबंध के बारे में देखा था कि फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसके बारे में हमने देख लिया था। अब हम जो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करने वाले हैं, और आपको मैंने बताया था कि जितने भी अपन एग्जाम्पल करेंगे ना वो अपन पर्याप्त प्रतिबंध के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैं एक बार पर्याप्त प्रतिबंध आपको बता देता हूँ वापस से, और फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक तो मैंने बताया था नेसेसरी कंडीशन, एक तो मैंने क्या बताया था आपको, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, और एक मैंने आपको बताया था सफिशिएंट कंडीशन। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप जितनी बार इनको पढ़ोगे ना उतनी बार याद होने वाला है। ये नहीं कि सर इतनी एक बात को 10 बार बोलते हैं, वो इसलिए बोलता हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए। क्योंकि देखो, याद जितना होगा ना उतना ही आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्ज़ाम में। यदि आप टूटी फूटी परिभाषा याद करके जाओगे एग्ज़ाम में, तो आपको भी पता है कि वहाँ पे यहाँ पे यदि आप 4 लाइन पढ़ के जाओगे ना, तो वहाँ पे 2 ही लाइन याद रहती है। ये आपने देखा भी होगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कि केमिस्ट्री में जब आप 4 लाइन 5 लाइन याद करके जाते थे तो वहाँ पे कितनी लाइन याद होती थी? 4 या 3 लाइनें याद रहती थी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितनी बार इनको रिवाइज करोगे ना, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार। मैं आपको किताब से, मेरा ये टारगेट है कि 100% आपको बुक से एक भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक परचेज करो या मत करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि अब वो आपकी मर्जी है, परचेज करो या मत करो। लेकिन मैं जो कंटेंट करवाऊँगा, मैं आपको जो नोट्स लिखाऊँगा, ये मान लो उनमें से आपको मिल जाएगा 100% ही। लेकिन यदि मैक्सिमम भी बात करें तो 95% मैटर आप मिल जाएगा मेरे नोट्स से, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छे से इनको रिवाइज करो, और जितनी बार हो सकता है उसको रिवाइज करो, और नोट्स को अच्छे से बनाओ, और बार बार उन्हीं को ही रिवाइज करो। एक बात और कह देता हूँ, साथ साथ में क्या करते हैं बच्चों क्या करते हैं, मैथ्स में भी क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, बेड पे सो के या लेट के, कैसे भी पढ़ते रहते हैं। पढ़ने वाली डेफिनेशन नहीं है ये। जब तक आप इनको लिखोगे नहीं ना कॉपी में, रफ कॉपी ले आओ और रफ कॉपी में इनको बार बार लिखो, तब जाके ये परिभाषा याद होगी। ऐसे ये परिभाषा याद नहीं होने वाली, तब नेसेसरी कंडीशन ऐसे याद नहीं होने वाला, सफिशिएंट कंडीशन ऐसे याद नहीं होने वाली है कि हाँ पढ़ लिया, एक बार एग्जाम में पढ़ लिया और एक बार 2 बार पहले पढ़ लिया। जितनी मेहनत करोगे, आपने भी देखा होगा कि जितनी बार भी लिख के याद करोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर आपके याद रहेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा याद करोगे, जितना आप रफ में लिख के करोगे कोई भी चीज़ को, उतनी ज़्यादा चीज़ आपके स्टेबल रहेगी माइंड में। इसलिए इनको बार बार में रिवाइज किया करो, ठीक है ना। तो देखो, हम पढ़ रहे थे नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि फलन एफ जेड क्या करता है, फलन एफ जेड के जो प्रांत डी में क्या होना चाहिए विश्लेषक होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध था, तो उसके लिए जो यू और वी थे वो क्या करते थे, कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। ये थी आपकी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में था कि यू और वी क्या करते हैं, यू एंड वी क्या करते हैं, उसके आंशिक अकुलज क्या होते हैं, यू एंड वी के आंशिक अकुलज क्या होते हैं, सतत होते हैं। यू और वी के आंशिक अकुलज क्या होते हैं, सतत होते हैं। एक कंडीशन तो ये। दूसरा, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट आपकी कंडीशन थी। सफिशिएंट कंडीशन में आपने थ्योरम देखी होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी ये, लेकिन इसको आप 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो आपकी याद हो जाएगी। ये पिछली बार लास्ट 2 ईयर से ये 12 मार्क्स की आई हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें यदि पूरे टॉपिक में यदि अपन बात करें तो यही थ्योरम है, वो लेंथी है थोड़ी सी, और यही पूछी जाती है बार बार में, ठीक है ना। इसलिए इस थ्योरम को आपको एक बार याद नहीं होगी तो दूसरी बार देखना वीडियो, दूसरी बार भी याद नहीं होती है तो जहाँ तक आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे बार बार में देखते रहना, क्योंकि अपन को इसको याद करना है, क्योंकि ये पूछी हुई है बार बार में, और संभावना भी रहती है, चाहे आवश्यक प्रतिबंध हो चाहे पर्याप्त प्रतिबंध, इनमें से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आपको इनको बार बार में रिवाइज करना है, और तब जाके आपके माइंड में ये फिट बैठ जाएगी। क्योंकि देखो, एग्जाम टाइम तक आप यदि अब से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो ये मान के चलो एग्ज़ाम में अभी 5 से 6 महीने बचे हैं, तो वहाँ तक तो आप इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि आपको ये परिभाषा एक चुटकियों पे याद हो जाएगी, मतलब अंगुलियों पे याद हो जाएगी सारी परिभाषा। इसलिए इनको बार बार रिवाइज करो, और कोई तरीका नहीं है कि इनके याद करने का। ये नहीं कि आपने कोई दवा ली है, कोई दवा बनी हुई है, कोई दवा नहीं है, बस मेहनत ही करनी होती है बार बार में। पढ़ाई के मामले में मेहनत ही करनी होती है, और कोई अदर सोर्सेज नहीं है कि जिससे आप इनका कोई मतलब ये सॉल्यूशन है कि
1 महीने में सफलता मिले, और वो 2 महीने में सफलता मिले, 15 दिन में सफलता मिले, उनसे कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, वो एक मेहनत ही होता है इसका। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। आपके पेज संख्या पे है ये 65 पे। एग्जाम्पल नंबर 1, दिखलाइएगी 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 फलन एफ जेड बराबर जेड क्यूब एक विश्लेषिक फलन है। जेड क्यूब एक विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है और सारा कोर्स मैं ही करवाऊंगा, इसलिए आपको कहीं भी कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि मुझ पर आपको विश्वास है तो कहीं भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, परचेज करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री कोर्स कराऊंगा यूट्यूब पर। आपका सिर्फ इतना चाहिए सपोर्ट मुझे कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट भी कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसे लग रही हो, जिससे मुझे ये आइडिया लगती रहे कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। और लाइक भी करना चाहिए वैसे तो, लेकिन करते नहीं है बच्चे लाइक, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं सिर्फ, और देखने के बाद में लाइक क्यों करनी है ना। तो देखो दिखाइए कि फलन एफ जेड बराबर जेड क्यूब एक विश्लेषिक फलन है और इसका आपको अवकलज भी ज्ञात करना है। तो कैसे अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ जेड बराबर अपने को जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। बराबर क्या दे रखा है, जेड क्यूब। एफ जेड को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, यू प्लस आयोटा वी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब। अब जानते हो कि ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे u प्लस आयोटा वी इक्वल टू, इसको अपन करेंगे x का क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एफ जेड बराबर अपने को जेड क्यूब दे रखा है, अपने को ये सिद्ध करना है कि ये विश्लेषिक फलन है क्या। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की देखेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग कौन कौन सा है। फिर उसके बाद में हमको रीमान समीकरण को सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस आयोटा वाई का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई, और आयोटा का स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा u प्लस आयोटा वी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन, तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव वाले को पहले 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का पावर 3। ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो सबसे पहला अपन काम क्या करेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे, और उसके बाद में हम कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई कराएंगे और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। आराम आराम से समझो। अभी अपने कोर्स स्टार्ट किया, ये मान लो कोर्स की टेंशन मत लो, कोर्स करवाने का टारगेट मेरा है, वो मैं चाहे आपको कैसे भी करवाऊँ, आप तो बस रिवाइज करते रहो बार बार में। आपका काम सिर्फ इतना है, वास्तविक और भाई किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। वास्तविक भागों की तो आप शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम।
ठीक है ना, कि भाई सर मुझे ये नहीं समझ में आ गया बीएससी के बाद में क्या करूँ, या कुछ भी मान लो आपको कोई भी डाउट है मन में तो आप कह सकते हो और अपने डाउट को शेयर किया करो। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई बराबर अपने पास क्या मिल गया, ये वास्तविक भाग हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। और आपका कोई आइडिया है कि सर हमें और किस प्रकार से बेसिक से पढ़ाई, ज़्यादा कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊं, छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई ये लगता है कि सर बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। तो देखो यू एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा बताओ, एक्स क्यूब का क्या होता है 3 एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 6 एक्स वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर का क्या होगा 2 वाई होगा और -3 से गुणा करेंगे तो 6 एक्स वाई हो जाएगा माइनस का। अब इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालो, तो एक्स के सापेक्ष क्या होगा बताओ इसका 6 एक्स वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। देखो ऐसे देखते हैं कोशी रीमान समीकरण, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये दोनों तो आपस में क्या होने चाहिए बराबर। मान लो बाय द वे किसी की कोशी रीमान इक्वेशन याद भी नहीं होती है तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे अपन देखते हैं। इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, और इसमें इन दोनों में माइनस का फर्क होना चाहिए, इसमें और इसमें माइनस का फर्क होना चाहिए। देखो यहाँ प्लस 6 एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस 6 एक्स वाई है, इसका मतलब कोशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। यदि कोशी रीमान समीकरण याद है तब तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो यहाँ से अपन लिख देंगे क्या, अतः डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, अतः दिया गया फलन एफ जेड सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। ठीक है, एक बात तो हमने सिद्ध कर दी। अब दूसरी बात बताना है कि u और v के जो आंशिक अवकलज है वो देखो, ये u का आंशिक अवकलज है, ये भी v का आंशिक अवकलज है, ये भी u का आंशिक अवकलज और ये भी, ये क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, चूंकि u तथा इसके आंशिक अवकलज u तथा v के आंशिक अवकलज ये कौन से फलन होते हैं बताओ, बहुपद फलन दे रखे हैं ना अपने को भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्रकार से दे रखे, तो ये क्या है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन है तो जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। तो हमने दोनों बात बता दी कि फलन एफ जेड है वो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और यू और वी के आंशिक अवकलज बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र सतत है। अतः क्या होगा, इम्प्लाइज दैट फलन एफ जेड क्या है, एक विश्लेषिक फलन है। ये अपने को सिद्ध करना है, इस प्रकार से अपन को सारी इक्वेशन करने हैं विश्लेषिक फलन की। लेकिन आपको आगे बोला है कि इसका डेरिवेटिव भी ज्ञात करो,
इसका अवकलज भी ज्ञात करो। तो इसके लिए हम आगे करेंगे इसका डेरिवेटिव। ये तो हमारा हुआ वन साइड पार्ट। अब अपने को इसका अवकलज पूछा है, तो अवकलज क्या होता है बताओ? एफ डैश जेड होता है ना। अपने को क्या निकालना है अब? एफ डैश जेड। तो देखो एफ डैश जेड बराबर आप जानते हो क्या होता है? एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आयोटा वी। तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा बताओ? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, यही तो होता है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है अपन ने? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस आयोटा और फिर हमने क्या निकाली है? डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है? 6xy। तो अब इसका अवकलन करना है अपने को। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? 2 आयोटा एक्स वाई। अब इसको अरेंज करते हैं। देखो अरेंज किस प्रकार से करना है? अपने को जेड के फॉर्म में लिखना है। तो जेड बराबर अपन जानते हैं कि, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ आपको। अपन जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म मिल जाए तो उसको अपन क्या लिख देंगे? जेड लिख देंगे। यदि अपने को मिल गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बना दिया, तो अपने को उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? जेड स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार यदि अपने को पास क्यूब का बन गया तो उसको क्या लिख देंगे? जेड का क्यूब लिख देंगे। तो हमेशा याद रखना कि इस प्रकार के सवालों में जेड एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ही बनाना है। तो अब बनाने की कोशिश करो। स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर बनाओ, क्यूब बन रहा है तो क्यूब बनाओ, और 4 पावर बन रही है तो 4 बनाओ। जितनी पावर बन रही है उस प्रकार से आपको एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो अब लगाओ दिमाग। अपने को पता चल रहा है कि स्क्वायर है तो ये क्या बन सकता है? स्क्वायर बन सकता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2 आयोटा एक्स, पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, और प्लस 2ab आता है। तो इसको मैंने लिख दिया क्या? 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई। ठीक है। अब इसको देखो माइनस का जो वाई स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसको अलग करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? आयोटा वाई का स्क्वायर। अब देखो, अब समझना, ये क्या हुआ? ई। ठीक है। ये यदि बी हुआ तो बीच में क्या आता है? 2, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। 2a, ए क्या है अपने पास? एक्स आ गया ना, इसके ये हो गया ए, और ये हो गया आपके पास क्या? बी हुआ ना। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर बनेगा? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया ए बन गया, ये मान लो बी बन गया, तो बीच में क्या आना चाहिए? 2ab का फॉर्म में। तो 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई। तो इस प्रकार बन रहा है, इसका मतलब ये ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना? 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को ही समझ में आता है। प्रैक्टिस पे बात है, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको आएगा, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 3x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास जेड, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। आप भी जानते हो जेड क्यूब का अवकलन क्या होता है? 3z स्क्वायर ही होता है। वो अपने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से एफ डैश जेड बराबर क्या आ गया अपने पास? 3z स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। आ गया? लिखो दूसरा एग्जाम्पल। आ गया ना समझ में कैसे इसको सिद्ध करना है? लिखो दूसरा एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2019 में पूछा हुआ है, इस बुक में लगाया हुआ है, पूछा हुआ हो सकता है। दिखलाइए कि फलन FZ XY प्लस आयोटा Y सर्वत्र सतत है। सर्वत्र सतत है किंतु विश्लेषिक नहीं है। किंतु विश्लेषिक नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो समझना कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। अपने को बोल रहा है ये क्या, ये बोल रहा है कि एक फलन दे रखा है आपको FZ XY प्लस आयोटा Y का दे रखा है। यहाँ समझना, देखो क्या प्रूव करना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रूव करना है। आपको ये बोल रहा है कि सर्वत्र सतत है, पहले तो पहली बात बताना है सर्वत्र सतत है, तो बताओ सर्वत्र सतत है या नहीं है। बहुपद फलन है x तथा y में, x तथा y में क्या है, बहुपद फलन है, तो ये सर्वत्र सतत हो गया। किंतु विश्लेषिक नहीं है, तो विश्लेषिक नहीं है उसके लिए अपन क्या करेंगे, CR इक्वेशन को देखेंगे। तो CR इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होगी और u और v के आंशिक अवकलज भी सतत हो जाएंगे, u और v तो सतत ही है, लेकिन CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये विश्लेषिक नहीं होगा। तो अपन निकालेंगे del u अपॉन del x का मान, del u अपॉन del y का मान, del v अपॉन del x और del u अपॉन del y और del v अपॉन del y, ये चारों वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखेंगे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तो ये फलन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इजी एग्जाम्पल है, इनको करोगे बार बार में, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले तो हम इसको क्या बताएंगे, सर्वत्र सतत है, उसकी कंडीशंस बता देंगे कि भाई सर्वत्र सतत है, फिर अपन विश्लेषक के लिए क्या करेंगे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही u और v देखेंगे। देखो FZ बराबर XY प्लस आयोटा y। FZ को क्या लिख सकते हो बताओ आप, u प्लस आयोटा v, XY प्लस आयोटा y। वही वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर u इक्वल टू XY और v इक्वल टू आ गया अपने पास y। ठीक है, u बराबर तो अपने पास क्या आ गया, XY आ गया, और v बराबर y आ गया। तो सबसे पहले तो अपन सतत बताते हैं, चूंकि u तथा v दोनों ही x तथा y के बहुपद होने के कारण x तथा y के बहुपद होने के कारण सर्वत्र सतत है। तो ये तो आपका वह सतत है। ठीक है, अब निकालो आप del u अपॉन del x की वैल्यू और del u अपॉन del y की वैल्यू और del v अपॉन del x की वैल्यू, del u अपॉन del x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपके पास x। इसमें क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 0 और y के सापेक्ष 1। तो बताओ है क्या। अब देखो
इसमें ये भी लिख रखा है किंतु कहीं भी विश्लेषक नहीं है। अब ये बताओ कि कहीं भी विश्लेषक अक्ष का कोई भी मान रख दिया, जैसे मान लो अक्ष और वाई के मान रखोगे उस पर डिपेंड करेगा। भाई यहाँ पे क्या गया, अक्ष और वाई के मान रख दिए, तो ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई दोनों बराबर हो सकते हैं कि? वो तो वाई की वैल्यू पुट करने पर है। जैसे मान लो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब हो सकती है। लेकिन अब ये देखो वाई की वैल्यू 1 रख देंगे तब होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर। अब देखो डेल बी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या रखोगे? इसकी वैल्यू मान लो आपने 0 रख दी, भाई 0 रख दी, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि -0 के बराबर नहीं है ना। क्योंकि देखो वाई की ये बोल रहा है, देखो क्या सर्वत्र सतत है किंतु विश्लेषक नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, वाई की कोई भी पॉइंट रखेंगे, अक्ष की कोई पॉइंट रखेंगे, उस पर ये सेटिस्फाई होगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि सी आर है वो, ये जो सी आर इक्वेशन है कहीं भी सेटिस्फाई, कहीं भी संतुष्ट नहीं होगी। अतः डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात सी आर समीकरण कहीं भी संतुष्ट नहीं होगी। कहीं भी संतुष्ट नहीं होती है। अतः फलन एफ जेड किसी भी बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, किसी भी बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर इसमें शायद आपके 5 एग्जाम्पल ही है, तो 2 एग्जाम्पल अपन ऐसे सोच रहे हैं कि अगले लेक्चर में कर लें, है ना। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपको, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी बच्चा जो बीएससी फाइनल का एमजीएस यूनिवर्सिटी का है, बीएससी फाइनल का कोई भी बच्चा जो एमजीएस यूनिवर्सिटी से बीएससी फाइनल कर रहा है, वो कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, कोई भी स्टडी से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम, और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वहाँ सॉल्व करने के लिए भेज सकता है। अदरवाइज कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता है तो मैं उसको सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।